नमस्कार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर सुमित दुबेवार जी, जिनको लगभग 10 साल से एक्सपीरियंस है जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड की होल सर्जरी में, एंड राइट नाउ ही इज अवेलेबल इन शनई हॉस्पिटल, ईस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद। तो नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। आजकल चाहे वो 10 साल के बच्चे या 60 प्लस ईयर्स के सीनियर सिटीजन्स रहे, हमारे कॉमन कॉज है जॉइंट पेन्स या नी पेन्स। तो आपके हिसाब से नी पेन्स क्यों होते हैं? बेसिकली नी पेन समझने के पहले मेरे ख्याल से हमें नी समझना जरूरी है। ये नी का एक मॉडल है जिसमें ये ऊपर वाला बोन, जिसको हम थाई बोन बोलते हैं, जिसको फीमर मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, और ये लेग बोन है जिसको हम टीबिया मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है, और ये ऊपर का नी कैप है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में पटेला बोलते हैं। सभी नी में ये 3 हड्डियों के अलावा कुछ लिगामेंट्स होते हैं। आगे से एक लिगामेंट रहता है, 2 बाजू से लिगामेंट रहते हैं, और एक अंदर से लिगामेंट रहता है। इसके अलावा घुटने के बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, और इसके अलावा हर बोन के ऊपर एक कवरिंग रहता है, कुशन जैसा, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। जब भी ये कार्टिलेज या कोई लिगामेंट या बोन डैमेज हो जाता है तो घुटने का दर्द आ जाता है। ओके। तो आपके हिसाब से ये जो मेन कॉज जो आप बता रहे थे, इसके अलावा कोई और वजह हो सकता है? सबसे पहले घुटने का दर्द एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें क्यों होता है? तो ये जो कार्टिलेज जो मैंने आपको बताया वो खराब होने की वजह से होता है। उसके अलावा यंग पीपल्स में ये लिगामेंट्स, कोई भी स्पोर्ट्स जब खेलते हैं तब उनमें जो ये लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, उनको मार लगने की वजह से या उनकी खिंचावट की वजह से दर्द आना बहुत कॉमन है। जो बूढ़े लोगों में कार्टिलेज खराब होता है वो बहुत मोस्ट कॉमन रीजन है, और जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने जो बताया, उसका सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले ये हमें बूढ़े लोगों में दिखाई देता है, और उसमें सबसे ज्यादा घुटना में बहुत ज्यादा दर्द होना, स्टिफनेस होना, सूजन होना, ये बहुत ज्यादा दिखता है। उसके साथ में हम जब भी चलते हैं तो साउंड आना, जिसे हम क्रिपिटस बोलते हैं, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। तो आप अगर हम लोग ये इसको नेग्लेक्ट करेंगे, अगर किसी ने ये चीज को नेग्लेक्ट किया, तो उसका रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकता है? आजकल 100 में से 90 लोगों में घुटने का दर्द बहुत ही कॉमन है। तो अगर हम पहले ही उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको हम नी रिप्लेसमेंट या कोई सर्जरी को अवॉइड करके कुछ अदर ऑप्शंस हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हम इनिशियल स्टेज में उसको इंटरवेंशन करेंगे तो नी रिप्लेसमेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। वैसे अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम लोग बहुत लंबे उम्र तक हम लोग ये चीज को अवॉइड कर सके, स्पेशली जब यंगस्टर्स की बात आ गया? तो बेसिकली घुटने का दर्द, जब कोई प्रीवियस आपको हिस्ट्री है, घुटना का कभी मार लगा हुआ है, तो वो घुटना जल्दी खराब होता है। बट कोई प्रैक्टिसेस अभी से अगर हम करेंगे, जैसे कि कुछ घुटने के कुछ स्पेशल एक्सरसाइज रहते हैं, जो घुटने का, जैसे मैंने बताया फ्रेमवर्क के, कोई लिगामेंट्स रहे, लिगामेंट के साथ में कुछ मसल्स भी रहते हैं, मांसपेशी जिसे हम बोलते हैं। अगर हम मांसपेशी को स्ट्रॉन्गर बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस, तो हम घुटने के ऊपर कम दबाव डाल सकते हैं, कम लोड डाल सकते हैं। उसके अलावा हम जैसे स्विमिंग या साइकिलिंग जैसे नॉन लोडिंग नी एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी घुटने का दर्द कम कर सकते हैं। तो आपने जो नी पेन का सिम्टम्स जो बता रहे थे, उसका डायग्नोसिस या डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली नी पेन में आजकल सभी लोगों का कहना होता है कि नी पेन है तो एक्सरसाइज चालू करें इमीडिएटली। वो सबसे बड़ा मिथ है। नी पेन जब चालू हुआ है तो इनिशियली आपको पहले रेस्ट देने की जरूरत है। कुछ एक ऑर्थोपेडिक्स में राइस बोल के एक ट्रीटमेंट है, जिसमें आर मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस एप्लीकेशन, सी मतलब कंप्रेशन, और ई मतलब इलेशन। रेस्ट हमें पहले देना चाहिए, देन आइस। कोई भी सूजन या कोई भी दर्द चालू होने के बाद में उसे आइस लगा के कम करना चाहिए। देन कंप्रेशन कोई भी क्रेप बैंडेज, जो आप पिंक कलर का बैंडेज देखते हैं, वो लगा के हम उसे स्वेलिंग कम कर सकते हैं। देन इलेवेशन, आप जितना पैर ऊपर उठाओगे उतना उसका सूजन कम होगा, उसका इन्फ्लेमेशन कम होगा। दैट इज अ गुड ट्रीटमेंट फॉर द नी पेन्स और एनी स्प्रेन्स। तो अभी जो नी पेन है वो बहुत ज्यादा हो गया, चाहे वो यंग आदमी में या एल्डर पर्सन में हुआ, तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? बेसिकली नी पेन कौन सी चीजों से हो रहा है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट रहता है। हम अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपको एग्जांपल देना चाहूंगा।
ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें हम कार्टिलेज खराब हो जाता है, मैंने जो बताया आपको, उसके वजह से दोनों घुटने के दोनों हड्डियों के बीच में का गैप कम होना चालू हो जाता है। तो वो गैप कितने प्रतिशत में कम हुआ है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर ये माइल्ड में है देन विद सम मेडिसिन, कुछ फिजियोथेरेपी एंड कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वही मॉडरेट में है देन आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, या उसके अलावा कुछ इंजेक्शंस रहते हैं जैसे स्टेरॉइड इंजेक्शन जो जॉइंट के अंदर की जलन जो होती है वो कम करती है, या और एक साइनोवियल फ्लूइड जो मैंने आपके बताया, जो 2 हड्डी के बीच में का एक जो फ्लूइड रहता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, वो लुब्रिकेशन कम होने की वजह से दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। सो हम आर्टिफिशियल एक लुब्रिकेंट अंदर डालते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो और एक आजकल नया एविडेंस बेस्ड है जो PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें हमारे बॉडी में से खून लिया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकाले जाते हैं और वो आपके नी के अंदर डाले जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो आपका कार्टिलेज खराब हुआ है वो कार्टिलेज रीग्रो होना चालू हो जाता है। सो दैट दिस 3 आर द इंजेक्शंस। अगर आपका घुटना सीवियर स्टेज में है जिसमें दोनों भी हड्डियां एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कार्टिलेज बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है, देन एंड आपको फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस, नथिंग इज हेल्पिंग यू, देन आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो आजकल के ये टेक्नोलॉजी में आपके हिसाब से कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी या ट्रीटमेंट आया इस फील्ड में ताकि हम लोग इजी या बहुत इफेक्टिवली काम किया ट्रीटमेंट करने में? सभी लोग पेन के लिए सफर करते थे जो अभी नी रिप्लेसमेंट की वजह से बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है एंड नी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बट हर घुटने का दर्द नी रिप्लेसमेंट के लिए जाने की जरूरत नहीं होती है। कोई लोगों में हम सिर्फ इंजेक्शन, सिर्फ फिजियोथेरेपी और सिर्फ मेडिसिन से उससे कम करवा सकते हैं। सो रिसेंट एडवांसेस में नी रिप्लेसमेंट के अलावा जैसे मैंने अभी आपको PRP इंजेक्शन बताया, वो इंजेक्शन, या उसके अलावा कोई नर्व्स ब्लॉक, जो नर्व्स के वजह से घुटनों का दर्द होता है वो नर्व्स को ब्लॉक किया जाता है, वो भी इंजेक्शंस आए। वो सभी न्यू एडवांसेस है। तो अभी आजकल बहुत लोगों को ऐसे डर लगता है कि कोई भी ऑपरेशन करवाने से साइड इफेक्ट्स होंगे या मेडिसिन की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इस चीज के लिए टेंशन लेना चाहिए या नहीं? बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सभी लोगों को डर लगता है कि नी रिप्लेसमेंट किया तो मेरा घुटना खराब हो जाएगा। एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 99.4 पीपल्स आर हैप्पी विद द नी रिप्लेसमेंट। देयर पेन, उनका पेन जो है पहले अगर हम काउंट करें कि पहले अगर 10 है तो वो सिग्निफिकेंटली कम हो गए 2 या 3 पे आ जाता है। तो नी रिप्लेसमेंट एक अवॉर्डिंग सर्जरी है। ग्रेट। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन से सिम्टम पे हम लोग को डॉक्टर के पास जाना ही जाना है जब आपका नी पेन बढ़ गया? मतलब आप बता रहे थे कि पहले कि ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स है जो टाइप ऑफ नी पेन को प्रूव करता है या दिखाता है। तो आपके हिसाब से कौन से सिम्टम या सिवियरिटी पे डॉक्टर को जाके विजिट करना चाहिए? बेसिकली नी पेन अगर हम 100 लोगों को काउंट किया जाए तो लाइफ टाइम में 95 पीपल लोगों को कंपलसरी नी पेन आता ही आता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेन जो है कोई ट्रॉमा के वजह से यंग पीपल में दिखता है। बट जनरली 50 के बाद में वो जैसे अपने बाल सफेद होते हैं वैसे घुटनों के अंदर भी डिजनरेशन चालू हो जाता है, तो वो डिजनरेशन की वजह से दर्द होता है। अगर आपका दर्द कोई ट्रॉमा की वजह से हुआ है, डेफिनेटली आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। बट जब भी दर्द आपको 2 या 3 दिन रेस्ट करने के बाद में बिल्कुल कम नहीं हो रहा, आइस लगाने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, राइस रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये सब बेसिक चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। वो 2 या 3 दिन करने के बाद में भी कम नहीं हो रहा है और दर्द डे बाय डे बढ़ ही रहा है, देन डेफिनेटली आपको एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। सो इसके अलावा भी मेरे पास और एक डाउट है, जो इन जनरल हमारी जो रेगुलर हैबिट्स है, आपके हिसाब से कैसे बैड हैबिट्स की वजह से नी पेन डेवलप हो सकता है? बेसिकली आज बहुत सारे लोगों को नी पेन आता है। सो एशियंस पॉपुलेशन में क्योंकि हम क्रॉस लेग सिट करते हैं, स्क्वैटिंग करते हैं, हम यूएस पॉपुलेशन से ज्यादा प्रोन है नी आर्थराइटिस के लिए। बट उसके अलावा जो आज चीजें जो हम चेंज करवा सकते हैं वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नी आर्थराइटिस। सो आजकल जो हमारे फूड हैबिट्स है, बाहर खाना रेगुलरली, नो एक्सरसाइजेस, दिस आर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है हमें आर्थराइटिस होने के लिए। सो हम अगर डेली घुटने का एक्सरसाइज करेंगे, हमारे फूड पे कंट्रोल रखेंगे, ओबेसिटी पे कंट्रोल रखेंगे, डेफिनेटली हम आर्थराइटिस पे कंट्रोल ला सकते हैं।
आपके हिसाब से ऐसे कुछ डाइट से नी पेन का रिलेशन है? या कैल्शियम और विटामिन डी के डिफिशियंसी वाले लोगों में भी नी पेन बहुत कॉमन दिखता है। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स रहते हैं। उसके अलावा हम फूड में ड्राई फ्रूट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ा के हम नी पेन होने के चांसेस कम कर सकते हैं। तो आपने जो नी रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो वो एग्जैक्टली ट्रीटमेंट होता क्या है? आप प्रोसेस बता दीजिए। एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट एक घुटने का कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होता, इट्स अ नी रीसर्फेसिंग सर्जरी। जैसे आप ये मॉडल में देख सकते हैं, सिर्फ जो ऊपर वाला कार्टिलेज जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ हम चेंज करते हैं, उसे हम निकाल के आर्टिफिशियली मेटल का डालते हैं, जिसके वजह से आपका जो बेसिक पेन होता है, जो पेन कार्टिलेज खराब होने की वजह से होता है, वो पेन आपको बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो आप बता रहे थे कि लिगामेंट डैमेज होने की वजह से भी पेन हो सकता है, तो वो लिगामेंट डैमेज को आप कैसे रिकवर करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? नी में जैसे मैंने आपको बताया कि 8 लिगामेंट्स होते हैं, और वो 8 लिगामेंट्स एक्चुअली आपका नी का फ्रेमवर्क, नी के पूरे मूवमेंट्स स्टेबल, नी को पूरा स्टेबल रखने के लिए हेल्प करता है। जब भी कोई एक लिगामेंट टूट जाता है या फट जाता है, देन आपका नी अनस्टेबल हो जाता है। मतलब आप चलने के टाइम पे या भागने के टाइम पे आपको आपके घुटने पे कंट्रोल नहीं रहता है। सो बेसिकली उसके वजह से आपको आपका लिगामेंट जो भी फटा हुआ है उसको ट्रीट करना पड़ता है। बट अगर पूरी तरह से फटा हुआ है देन डेफिनेटली आपको उसको सर्जरी करके उसको रिपेयर करना या रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी होता है। बट जब भी उसका पार्शियल टीयर है, मतलब आउट ऑफ 100 लेट्स सपोज 10 और 15 फाइबर्स आर कट, देन यू कैन लीव इट विद सम फिजियोथेरेपी। मतलब आप फिजियोथेरेपी करवा के उसको अच्छे से करवा सकते हैं। अगर आपको पूरी तरह से फटा हुआ है देन आपको कैमरा के, हम घुटने में छोटे से 2 होल बना के कैमरा डाल के उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अभी ये जो सारे नी पेन को हम लोग कैसे, क्या बेस्ट एक्सरसाइजेस से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? So the best exercises for knee pain, swimming and cycling are the best exercises for knee pain. क्यों? क्योंकि उसमें नी के अराउंड के मसल्स, लिगामेंट सभी के एक्सरसाइज होता है, बट नी के ऊपर वेट नहीं होता है। सो बेसिकली उसे नॉन लोडिंग नी एक्सरसाइज कहा जाता है। सो साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो आप जब डायग्नोसिस के बारे में बता रहे थे, आप मेंशन किए थे ग्रेड्स ऑफ नी पेन, तो ये क्या है कि ग्रेड्स क्या होते हैं? घुटना घिसने के बाद में बेसिकली कार्टिलेज कितना घिसा हुआ है वो हमें समझने के लिए हमारे मेडिकल लैंग्वेज में उसमें कैटेगराइज किया गया है कि कौन से ग्रेड में है। सो इन सिंपल लैंग्वेज ये माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, 3 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। हर ग्रेड का ट्रीटमेंट अलग रहता है और सिवियरिटी ऑफ पेन भी अलग रहता है। सो इन मॉडरेट कार्टिलेज बहुत ही कम घिसा हुआ रहता है, जस्ट इट्स लाइक 10 to 30% कार्टिलेज घिसा हुआ है। जब 30 to 60% कार्टिलेज घिसा हुआ है उसे मॉडरेट कहा जाता है, एंड बियॉन्ड 60% उसे सीवियर कहा जाता है। तो आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो सारे पेशेंट्स या इन जनरल सारे पब्लिक के लिए कि ये करने से आपका नी हेल्थ अच्छा रहेगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अपना नी बचाने के लिए करना चाहिए वो है एक्सरसाइज। आपको अगर आपके नी पेन से दूर रहना है तो नी के अराउंड जो भी मसल्स है उनके आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो नी पेन आने के चांसेस कम है। और उसमें भी एक्सरसाइज में अगर आप स्विमिंग एंड साइकिलिंग कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर नी हेल्थ। और जैसे कि अभी एल्डरली पीपल है, वो लोग के लिए मोस्ट प्रोबेबली साइकिलिंग या स्विमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो वो लोग के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? तो वॉकिंग, क्योंकि एल्डरली लोगों के लिए जॉगिंग या रनिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप रेगुलरली वॉकिंग करना ही अच्छा है। जनरली कहा जाता है 3 to 5 किलोमीटर्स ऑफ वॉकिंग डेली इज गुड फॉर देम। कोई भी आदमी पहले ही दिन अगर 3 किलोमीटर वॉकिंग करेगा तो उनको दर्द होगा। सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, जो जहाँ पे आपको पेन चालू हो रहा है, स्टॉप योर एक्सरसाइजेस, ट्राई टू इंक्रीज स्लोली आपको आपका डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा आप कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस रिकमेंड करना चाहते हो जो बस बैठ के नी मूवमेंट या जो फिजियोथेरेपी में होता है? जी, तो उसका बहुत ज्यादा रोल होता है कि हमें, जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज बैठ के नी के कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज है वो करेंगे तो उससे मसल्स अच्छे से स्ट्रेंथन होंगे।
जब आप वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे या फिर आप स्क्वाट्स करेंगे, वो सबसे आपको घुटने का दर्द होगा। जो आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो आपको घर पे बैठ के कर सकते हैं, जिसे हम स्टैटिक नी एक्सरसाइज बोला जाता है, वो आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है। आप पहले भी मेंशन कर रहे थे कि डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा करने से आपका नी हेल्थ अच्छा रहेगा। उसके अलावा भी आपको जैसे रिकमेंड करना चाहते हो कि ये प्रॉपर ये वाला डाइट फॉलो करने से स्पेशली जो एल्डरली पीपल है वो लोग के लिए ये बेटर रहेगा, या कहिए कि ये डाइट नहीं खाने से वो और बेटर जल्दी रिकवर हो जाएंगे? अगर डाइट का ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही मिनिमम रोल है। जस्ट जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में जिनकी हड्डियां बहुत ज्यादा वीक है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं, वो लोगों के लिए कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। उसके अलावा डाइट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे ग्लूकोजामाइन या एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें लेना चाहिए, जो हमें कार्टिलेज हीलिंग के लिए हेल्प करेंगे।